Hello everyone, good evening to all. Shubh Sandhya. I can see Inayat Khan, good evening. Bharti Poria, good evening. Sangram Keshari, Keshri Behera, yes. Sangram, good evening. Ankit Soni, या तो भावतात भवती, you become what you believe. बिल्कुल अंकित सोनी. भारती पोरिया बेस्ट, गुड इवनिंग. कैलाश ध्वजाक. So, are you able to see me? Are you able to hear me? करें चालू? Yes. So, without wasting time, कल पिछले लेक्चर में हमने देखे थे जो आपका संडे को पेपर हुआ था. हाँ, ऑफ कोर्स आपका कल संडे को पेपर होगा 8 बजे से 11 बजे के बीच में, और अब की बार है एमएसएन का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, है ना. तो आप 8 बजे अपीयर हो एग्जाम में एमएसएन के कल संडे को. यस, यानी क्लास के बाद. फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए और अब आगे बढ़ते हैं 25 से. सो लेट्स मूव. ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 26, 25 के आगे. यस, जल्दी से आंसर करिए, आपकी स्क्रीन पे है. यस, सतनाम सिंह, मे गॉड ब्लेस यू. विवेक पचौरी, नमस्कार. नमस्कार, गुड इवनिंग. ऋषि साहू, बिल्कुल. पहले ये पेपर कर लेते हैं सतनाम सिंह, फिर BFUHS का भी करवा देंगे. पितृभक्त मेघनाथ, नमस्कार. कैन यू सी? आंसर करिए जल्दी से. यस, नोटसेट की वैकेंसी आ जाएगी. अभी अनाउंस है कि 19 सितंबर का एग्जाम होगा. करण देवरा. सी, मुनीराम प्रजापति, खुशी खान बी, राखी सिंह बी, उदयराज डी, मुकेश गोयल ए. सबके आंसर आ रहे हैं ए बी सी डी, मिक्स आंसर आ रहे हैं. रियाज खान डी. यस, वीरेंद्र कुमार बी, गुड इवनिंग. अंशु टेलर डी, प्रिया हिरानिया. यस, श्वेता गुप्ता बी. जल्दी से आंसर करिए. ओके, देखो भाई, पीसीओएस या पीसीओडी, पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. दूसरा इसमें इसका एक नाम है एसएल, स्टीन लेवेंथाइल सिंड्रोम. स्टीन लेवेंथाइल सिंड्रोम, लेवेंथाइल सिंड्रोम. यस, स्टीन लेवेंथाइल सिंड्रोम. और इसके अंदर क्या होता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है. हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, यानी इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन. एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन. क्यों बढ़ जाता है? अगर मैं हार्मोनल स्टेटस की बात करूं तो एफएसएच की वजह से, जो नॉट एफएसएच, एलएच की वजह से. यानी होता क्या है, ड्यू टू इंक्रीज एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का लेवल ज्यादा आता है, एलएच ज्यादा सीक्रेट होता है, एलएच ज्यादा रिलीज होता है. यस, तो ड्यू टू इंक्रीज एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच ज्यादा सीक्रेट होता है. उसके अलावा जो आपके एफएसएच है, जो आपके प्रोजेस्टेरोन है, वो कम होंगे. यानी आप कह सकते हो तो एलएच ज्यादा होगा. होता क्या है भाई, आप सब जानते हैं, ये आपका हाइपोथैलेमस है जिससे जीएनआरएच आता है. हाइपोथैलेमस से आपका जीएनआरएच आता है. यस और नो? मैं नॉर्मली बता रहा हूं पहले आपको. हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है और वो जीएनआरएच रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच. यस, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच, ये नॉर्मली बता रहा हूं. और जो एफएसएच है वो ओवेरी के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, ओवेरी के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और जाके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर करता है. ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर करता है, ग्राफियन फॉलिकल बनती है. अरे बोलो तो सही. ओके, और उसके बाद फिर एलएच आता है और एलएच ओवुलेशन करवाता है. एलएच आके इसको रप्चर करेगा और ओवुलेशन करवाता है. जो अंडा है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है. और इससे प्रोजेस्टेरोन आता है और इससे ईस्ट्रोजन आता है.
प्रोजेस्टेरोन आता है और ईस्ट्रोजन आता है। बोलो यस और नो। अब इसमें होता क्या है कि एफएसएच तो कम होता है, यानी जो पीसीओएस है उसमें एफएसएच तो कम होता है। तो जब एफएसएच कम होगा तो फॉलिकल जो बढ़ रही है वो कम बढ़ेगी, और फॉलिकल अगर कम बढ़ेगी तो उससे ईस्ट्रोजन जो आता है फॉलिकल से, वो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। आपको लेक्चर से याद आ रहा होगा। और ईस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि एलएच का लेवल ज्यादा होगा, तो वो फॉलिकल पे, ग्राफियन फॉलिकल पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एफएसएच कम होने की वजह से फॉलिकल का मैच्योरेशन ही नहीं हो रहा, और अगर फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं हो रहा तो आप कह सकते हो कि ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। तो ग्राफियन फॉलिकल पे तो काम नहीं करेगा, ओवुलेशन नहीं होगा, अनोवुलेशन हो सकता है और अनोवुलेशन देखने को मिलता है। पर जो एलएच है वो यहां से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। जो एलएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है। एंड्रोजन और आप कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है। ऑल इन ऑल मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक टेबल याद रखनी है कि पीसीओएस या पीसीओडी के केस में आपको क्या देखने को मिलता है बंधु और बांधो भगत जनों, पीसीओडी यानी जो आपका एलएच है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो एंड्रोजन है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। एंड्रोजन ऑफ कोर्स पुरुषों वाला जो हार्मोन है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जो पुरुषों वाला हार्मोन है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। वाइल अगर मैं बात करूं, आप कह सकते हो तो आपका ईस्ट्रोजन कम देखने को मिलता है, आपका प्रोजेस्टेरोन कम देखने को मिलता है, और आपका एफएसएच कम देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो ईस्ट्रोजन यहां पर ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर मेनली 4 हार्मोन का हम लेवल चेक करवाते हैं, एक एलएच का, एक एंड्रोजन का, और एक प्रोजेस्टेरोन का, और एक एफएसएच का। ये 4 हार्मोन का लेवल चेक करवाया जाता है। तो यू शुड रिमेंबर। गुड इवनिंग शंकर राजपूत। तो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगत जनों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर कि पीसीओएस के केस में आपको ओबेसिटी देखने को मिल सकती है, बिल्कुल मिलती है। एलएच का लेवल डिक्रीज होगा नहीं, पीसीओएस में बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एलएच का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और एलएच का लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से ही तो एंड्रोजन रिलीज हो रहा है। इसीलिए तो इसको हम सिंड्रोम ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म भी बोलते हैं, यानी इसका दूसरा नाम या तीसरा नाम सिंड्रोम ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यानी एंड्रोजन का लेवल आप कह सकते हो। वेरी गुड मुकेश गोयल, आज आपका पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, पर ये एग्जाम में पूछा गया है 2020 या 21 में, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। बोलो यस और नो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ पीसीओएस? तो यहां पर इंक्रीज लेवल देखने को मिलता है, इंक्रीज एलएस लेवल, जो एलएस लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बोलो यस और नो। नमस्कार दिलजीत, कैसे हो? ओहो बड़े दिनों बाद देखने को मिला है दिलजीत, आज बहुत अच्छी बात है। हाउ आर यू? हाउ इज योर गवर्नमेंट जॉब गोइंग ऑन? कैसे आपकी जॉब चल रही है दिलजीत चौधरी? दैट्स गुड। सो अच्छा, एमेनोरिया, बिल्कुल एमेनोरिया देखने को मिलता है। जब मैंने मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक पढ़ाया होगा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया, तो सेकेंडरी एमेनोरिया देखने को मिलता है। तो एमेनोरिया देखने को मिलेगा, पहले ओलिगोमेनोरिया होगा एंड फाइनली अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एमेनोरिया, और वो एमेनोरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। हिर्सुटिज्म, एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया, उसकी वजह से आप कह सकते हो कि हेयर्स देखने को मिलते हैं, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, बिल्कुल। और वॉइस अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, हिर्सुटिज्म है ना, वॉइस अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, वॉइस अल्ट्रेशन। तो जो ये आपके 2019 या 20 में एग्जाम हुआ था, प्रोबेबली 2020 में, तो 2020 में लॉकडाउन से पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ पीसीओएस? तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर करना विदाउट एनी हेजिटेशन, डिक्रीज एलएस लेवल। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन में ये पूछा है नॉट ए साइन, साइन नहीं है। तो ओबेसिटी देखने को मिलती है, एमेनोरिया देखने को मिलता है, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, वॉइस अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है ना, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया देखने को मिल सकता है ना, एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, पर एलएच का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, कम नहीं होगा। पंकज पवार, दैट्स गुड, रच रच के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पंकज पवार, गॉड ब्लेस यू। तो आपके पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ डिक्रीज एलएस लेवल, इट्स रॉन्ग आंसर, क्योंकि पीसीओएस में आप ये बात याद रख ले कि पीसीओएस में एलएच का और एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जबकि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच का लेवल कम देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरोन। ध्यान से सुन लेना, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम देखने को मिलता है क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनी, ओवुलेशन नहीं हुआ। तो अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम नहीं बनी, और कार्पस लूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल यस। और आप कह सकते हो एफएसएच का लेवल भी कम देखने को मिलता है। आप कह सकते हो एफएसएच का लेवल भी, क्यों? क्योंकि एफएसएच का मारा है, उसी की वजह से फॉलिकल ग्रो नहीं कर रही। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो। तो लास्ट बार मैंने बोला है कि डिक्रीज एलएच लेवल, इट्स रॉन्ग आंसर बिकॉज देयर इज इंक्रीज्ड एलएच हार्मोन इन केस ऑफ पीसीओएस और पीसीओडी। बढ़ू आगे, गॉड ब्लेस यू। अनुज खत्री, गुड इवनिंग। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल खुशी चाशु यादव, खुशू यादव, खुशू, बिल्कुल। मीनाक्षी, वेरी गुड। प्रीतिका ठाकुर, बिल्कुल। वेरी नाइस। सुरेंद्र, मीनाक्षी, यस सर। सतनाम सिंह, ओके। वो मैंने आपको सतनाम सिंह ये बताया कि मेनोपॉज के बाद, मैंने आपको बताया था सतनाम सिंह कि मेनोपॉज के बाद आपके एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जबकि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनका लेवल कम देखने को मिलता है क्योंकि ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। तो मेनोपॉज में सतनाम सिंह ने एक बोला कि सर मेनोपॉज के बाद, तो मेनोपॉज के बाद एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है मेनोपॉज के बाद, जबकि पीसीओएस में एफएसएच का लेवल कम देखने को मिलता है। यस सतनाम सिंह, होपफुली यू आर सेटिस्फाइड। भैरव जाट, डी। गुरमीत, डी। यस, ओके ओके। अशोक, बिल्कुल डी। ओके, यस डी। सबके आंसर सटीक, बिल्कुल सही है। देखो भाई, प्लेसेंटा से 4 तरह के हार्मोन या 5 तरह के हार्मोन आते हैं। पहला, प्लेसेंटा हाइपोथैलेमस जैसे हार्मोन सीक्रेट करती है, हाइपोथैलेमिक लाइक हार्मोन, हाइपोथैलेमस जैसे हार्मोन, हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन, हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन, यस, हाइपोथैलेमस जैसे हार्मोन सीक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी लाइक हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी लाइक हार्मोन्स, यानी आप कह सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है। साथ ही साथ अदर प्रोटीन्स, है ना, आप कह सकते हो, या स्टीरॉयड हार्मोन। अब स्टीरॉयड में आपके ईस्ट्रोजन आ गया, आपका आप कह सकते हो समोरदर में प्रोजेस्टेरोन आ गया, कोर्टिसोल आ गया, वो आपके स्टीरॉयड हार्मोन है। तो स्टीरॉयड हार्मोन भी सीक्रेट करती है। अगर मैं कैटेगरी डी की बात करूं तो अदर आप कह सकते हो पेप्टाइड्स, या आप कह सकते हो प्रोटीन, तो पेप्टाइड हार्मोन्स आप रिलीज करती है, पेप्टाइड। तो ये 4-5 कैटेगरी के हार्मोन रिलीज करती है। हाइपोथैलेमस जैसे कौन से? फॉर एग्जांपल, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आता है, तो सीआरएच कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसा सीक्रेट करती है, टीआरएच, है ना, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग जैसा हार्मोन रिलीज करती है। तो ऐसे रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से आप कह सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्योंकि ये लैक्टोजेनेसिस में मदद करवाता है। आप कह सकते हो कि प्लेसेंटल थायरोट्रोपिन, एसटीएल, आप कह सकते हो थायरोट्रोपिन हार्मोन आता है, जैसे कि आप एसीटीएच जैसा हार्मोन आता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके ये हार्मोन आते हैं, है ना, आप कह सकते हो पीटीएल की ह्यूमन प्लेसेंटल थायरोट्रोपिन हार्मोन आते हैं। स्टेरॉइड में आपके कौन कौन से? आपका आता है ईस्ट्रोजन, आपका आता है प्रोजेस्टेरोन, आपका आता है कोर्टिसोल, और साथ ही साथ अदर पेप्टाइड्स में कौन कौन से? आप कह सकते हो कि पप्पा, PAPPA, है ना, आप कह सकते हो कि प्लाज्मा एसोसिएटेड एक्टिवेटेड प्रोटीन। तो ये क्या करती है कि इम्यूनिटी को कम करती है, और इम्यूनिटी को अगर कम करती है तो आप कह सकते हो कि जो इम्प्लांटेशन हो गया है ब्लास्टोसिस्ट का, उसके रिजेक्शन से बचाती है। जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया है उसके रिजेक्शन से बचाती है ना। P1 बीटा एससीजी, बीटा एससीजी ऐसा आप रिलीज करती है। तो आप कह सकते हो कि प्रोटीन स्पेसिफिक PS बीटा एससीजी, PSBG, आप कह सकते हो प्रोटीन स्पेसिफिक बीटा 1 एससीजी। तो ऐसे हार्मोन रिलीज करती है। तो सियारा चाहता हाइपोथैलेमस जैसा हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो मेमोजेनेसिस में मदद करवाता है, एससीजी जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी जैसा हार्मोन है, ये भी आता है, पर सोमेटोट्रोपिन जैसा कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महेश पांडे आपने सही आंसर किया है कि सोमेटोट्रोपिन जैसा हार्मोन कोई आता नहीं है, आप कह सकते हो। हाँ, जो ग्रोथ करवाते हैं उनमें आपके
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, प्लेसेंटा से IGF-1, IGF-2, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ये फीटस की ग्रोथ करवाते हैं और फीटस की वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। तो IGF-1, IGF-2 ऐसे हार्मोन आते हैं। बोलो यस और नो। तो प्लेसेंटा से अगर आपको लेक्चर याद आ रहा हो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपका CRH आता है, HPL आता है, HCG आता है। HPL और HCG पिट्यूटरी लाइक हार्मोन है, जबकि CRH हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन है, क्योंकि प्लेसेंटा इन कैटेगरी के हार्मोन रिलीज करती है। और सोमेटोट्रोपिन लेडीज एंड जेंटलमैन ये ऐसा हार्मोन नहीं आता है। तो यहां पर आंसर आएगा डी। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। बिल्कुल PSBG प्रोटीन या प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल ऋषि साहू, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन। ओके 27, 28 आंसर करिए जल्दी से, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये मैं पढ़ा चुका हूं और आपने लेक्चर सुन लिए होंगे। अब पढ़ाने का टाइम नहीं है आपका, अगर कोई डाउट हो तो वो कंसेप्ट क्लियर करवाने आए। ओके जल्दी से आंसर करिए। पॉलीहाइड्रोनियस कैन लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल अवेलेबल रहेगी अजय कांत जागा। अजय कांत जागा एप्लीकेशन पर 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहती है, आप वहां पे देख सकते हैं। ओके जल्दी से आंसर करिए। पॉलीहाइड्रोनियस कैन लीड टू, पॉलीहाइड्रोनियस कैन लीड टू सी संजय बरेलिया, बी रामपाल खाटोड़, सी तारा तिवाड़ी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, बी। देखो भाई पॉलीहाइड्रोनियस का मतलब क्या है, पॉलीहाइड्रोनियस, और पॉलीहाइड्रोनियस का मतलब है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा प्रेगनेंसी में कभी भी 2000 ml या उससे ज्यादा हो, प्रेगनेंसी में कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml या उससे ज्यादा हो, उसको हम पॉलीहाइड्रोनियस बोलते हैं। बिल्कुल। और पॉलीहाइड्रोनियस के जो कोजेज बताए थे, मैंने मोस्ट कॉमन कोज बताया था, अगर आपको पॉलीहाइड्रोनियस का अगर मोस्ट कॉमन कोज बताया था, वैसे तो अननोन है मोस्ट कॉमन कोज पॉलीहाइड्रोनियस का, अननोन या इडियोपैथिक, पर अगर ऑप्शन में अननोन या इडियोपैथिक अगर नहीं दे रखा हो तो फिर आपको आंसर जाना है कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, GIT का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे वो ईसोफेजियल स्टेनोसिस या अट्रेजिया हो, चाहे वो आप कह सकते हो ड्यूडिनल स्टेनोसिस या अट्रेजिया हो, या जेजुनल हो स्टेनोसिस या अट्रेजिया हो। तो अगर मैं ये बेस्ट आंसर है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर सेकंड बेस्ट आंसर, अननोन अगर नहीं दे रखा हो तो फिर आपकी बार आंसर जाता आपका, आप कह सकते हो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में हाइड्रोनियस कैसे हो सकता है, क्योंकि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में डिफिकल्टी स्वेलोइंग, यानी बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड निगलने में प्रॉब्लम आएगी। आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, आप कह सकते हो कि निगलने में प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम आएगी। तो जब बच्चा पानी पिएगा ही नहीं तो उसका यूरिन आउटपुट भी कम होगा, और यूरिन आउटपुट कम होगा तो आप कह सकते हो यूं देखिए, आप देखिए कि होता क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बच्चा है, ओके, ये एमनियोन है, ये कोरियोन है, ओके, और ये प्लेसेंटा है, दैट्स गुड, अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा है। अब होता क्या है कि अगर बच्चे के कंजेनाइटल डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, तो होगा क्या कि बच्चा निगल नहीं पाएगा। अगर बच्चा निगल नहीं पाएगा तो बच्चे की बॉडी में पानी कम जाएगा, तो पानी जब बच्चे की बॉडी में कम जाएगा तो सारा यहीं इकट्ठा हो जाएगा, और सारा अगर आपके एमनियोटिक कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा। फिर तुम कहोगे कि सर बच्चा अगर पानी पी कम रहा है तो निकालेगा भी कम। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर पी कम रहा है तो निकालेगा भी कम, पर ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो पानी की सप्लाई होती है वो आपके मैटरनल ब्लड वेसल से होती है। जो मैटरनल ब्लड वेसल से, यूट्राइन आर्टरी से जो आपका पानी आ रहा है H2O, वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को जाता है। आप कह सकते हो अम्बिलिकल वेन के द्वारा बच्चे को पानी जाता है, न्यूट्रिएंट जाते हैं, तो पानी तो जाएगा बच्चे की बॉडी में और बच्चे का यूरिन आउटपुट बरकरार रहेगा। तो यूरिन आउटपुट तो बरकरार रहेगा, पर बच्चे का पानी अगर स्वेलिंग नहीं होगा तो वो पानी यहीं इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे आप कह सकते हो कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगत जनों, कि अगर मोस्ट कॉमन कोज पूछे
तो इडियोपैथिक बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर आप कह सकते हो ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप कह सकते हो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, जो कि आप कह सकते हो सेकंड बेस्ट आंसर है अगर ये ऑप्शन में नहीं हो। ओके, अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूं कि पॉलीहाइड्रमनियोस या हाइड्रमनियोस के कॉम्प्लिकेशन क्या है, पॉलीहाइड्रमनियोस या हाइड्रमनियोस के कॉम्प्लिकेशन क्या है, अरे बोलो तो सही। अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो लुक क्या क्या देखने को मिल सकता है, आप कह सकते हो अब्रप्सियो प्लेसेंटे देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, बिल्कुल माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। ओके, आप कह सकते हो और बताइए, प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है, प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है, और यानी ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर मैं इनको समझाने लगूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा जो मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया है, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो कि पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अब्रप्सियो प्लेसेंटे कोर्ट प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, कोर्ट प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स गुड, आप कह सकते हो। और साथ ही साथ प्रीमेच्योरिटी, बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है, और प्रीमेच्योर पैदा हो गया तो आप जानते ही है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, आरडीएस एंड ऑल दिस थिंग्स, तो प्रीमेच्योरिटी देखने को मिल सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, बोलो यस और नो। ओके ओके, तो अब्रप्सियो प्लेसेंटे देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, प्री एक्लेम्सिया, और अगर अब्रप्सियो प्लेसेंटे होगा तो पीपीएस देखने को मिल सकता है ड्यू टू अब्रप्सियो प्लेसेंटे। अब्रप्सियो प्लेसेंटे की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, एटोनिक यूट्रस, और दूसरा जो स्ट्रेचिंग हुई थी उसकी वजह से मायोमेट्रियल मसल फाइबर्स डिलीवरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो औरत के यूट्रस है, वो औरत का यूट्रस आप कह सकते हो कि उसके मायोमेट्रियल मसल फाइबर लूज हो जाएंगे, उनमें टोन नहीं रहेगी, और आप कह सकते हो एटोनी देखने को मिल सकती है। तो लेडीज एंड मैन, अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है कि ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रोमनियोस एक्सेप्ट, तो मैं यही बोलूंगा कि अब्रप्सियो प्लेसेंटे बिल्कुल सही है, पीपीएच बिल्कुल सही है, प्री टर्म लेबर बिल्कुल, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो गया तो औरत के मैकेनिकल स्ट्रेचिंग की वजह से लेबर पेन चालू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप कह सकते हो हाइड्रोमनियोस में, मैं आपको ये समझा देता हूं कि प्री टर्म लेबर क्यों देखने को मिलेगा। हाइड्रोमनियोस में मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस की स्ट्रेचिंग होगी, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस, और यूट्रस की अगर मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होगी, आप कह सकते हो मायोमेट्रियल मसल फाइबर, तो मैकेनिकल स्ट्रेचिंग की वजह से इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन, यानी इंक्रीज आप कह सकते हो इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन और आप ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो जाएगा, और अगर इनका रिलीज हो जाएगा तो ऑनसेट ऑफ लेबर, प्री टर्म लेबर चालू हो जाएगा। बोलो यस और नो। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिल सकता है। अगर मैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की बात करूं तो ये प्लेसेंटा प्रीविया के केस में देखने को मिलता है, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में देखने को मिलता है। जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है वो प्लेसेंटा प्रीविया के केस में। यस, बाबनदीप सिंह सी, यस, महेश पांडे बिल्कुल, सो खेमचंद महावर सब बिल्कुल। सो लेडीज एंड मैन, आपका ये आंसर हो गया लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जैसा वो प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम बात करते हैं समोरदर वेयर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आंसर करिए जल्दी से। कुछ यस, बिल्कुल नर्सिंग स्टूडेंट, ये क्लास एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से आंसर करिए। ओके, जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सी इज राइट। मीनाक्षी, बीपी, सी इज राइट। अच्छा, अभी तक पिछले आ रहे हैं। मोस्ट कॉमन महेश पांडे, प्री टर्म लेबर। अगर मैं आपको मोस्ट कॉमन की बात करूं महेश पांडे, तो प्री टर्म लेबर देखने को मिलेगा। यूज योर सेंस एंड लिसन द लेक्चर। प्री टर्म लेबर देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेचिंग की वजह से, और साथ ही साथ पीआरओएम आपको नहीं बताना है,
क्योंकि पीआरओएम अगर सीवियर डिग्री का है तो वो देखने को मिलता है, तो मैं प्री टर्म लेबर बोलूंगा। तो एक कॉम्प्लिकेशन पीआरओएम भी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और प्री टर्म लेबर डी 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 सी डी। ओके, डी इज राइट, यस। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप आप कह सकते हो कि प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव। दूसरा प्रोबेबल, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ग्रुप है आप कह सकते हो पॉजिटिव साइन, जिनको हम कंफर्मेटिव साइन बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव साइन 4 होते हैं। पॉजिटिव साइन 4 होते हैं। पहला पॉजिटिव साइन 4 होते हैं। पहला आप कह सकते हो फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशन, फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशन। अगर आपने पिनार्ड फीटोस्कोप के द्वारा या ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा अगर बच्चे के हार्ट साउंड सुन लिए, फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशन, बोलो यस और नो। दूसरा आप कह सकते हो अगर फीटल बॉडी पार्ट पल्पेशन बाय लियोपोल्ड मैन्योवर, फीटल बॉडी पार्ट्स पल्पेशन, फीटल बॉडी पार्ट्स पल्पेशन बाय लियोपोल्ड मैन्योवर, पल्पेशन बाय लियोपोल्ड्स मैन्योवर, लियोपोल्ड्स मैन्योवर के द्वारा अगर आपने अपने हाथों से बच्चे का हेड, बटक्स, अगर आपने बच्चे की बैक ये पल्पेट कर ली है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा यूट्रस के अंदर है, लियोपोल्ड्स मैन्योवर। साथ ही साथ आप कह सकते हो सम और अदर वेयर। तीसरा आपका हो गया कि एक्सरे एमआरआई के द्वारा जो फीटस का स्केलेटल सिस्टम है वो आपने देख लिया, बोलो यस और नो। आप कह सकते हो सम और अदर वेयर। आपने तीसरा देख लिया कि स्केलेटल विजुअलाइजेशन बच्चे का, ऑफ कोर्स फीटल स्केलेटल विजुअलाइजेशन, स्केलेटल विजुअलाइजेशन बाय आप कह सकते हो एमआरआई, एक्सरे। अगर हालांकि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पर फिर भी हम कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो एमआरआई और एक्सरे के द्वारा, बोलो यस और नो। चौथा है आप कह सकते हो यूएसजी के द्वारा। अगर यूएसजी के द्वारा आपने फीटस को जीवित देख लिया, बोलो यस और नो। प्रेजेंस ऑफ लाइव फीटस, प्रेजेंस ऑफ लाइव फीटस इनसाइड यूट्राइन कैविटी, लाइव फीटस इनसाइड यूट्राइन कैविटी, लाइव फीटस इनसाइड यूट्राइन कैविटी अगर आपने देख लिया है, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तो आप कह सकते हो कि वो भी एक आपका पॉजिटिव साइन है। अगर मैं प्रोबेबल साइन की बात करूं तो प्रोबेबल साइन में वो सब साइन आते हैं जिनसे 70-80%, 90% तक डायग्नोस लग जाता है कि औरत प्रेग्नेंट हो सकती है, पर वो कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल सारे साइन आते हैं, चैडविक साइन, गुडल साइन, है ना, आप कह सकते हो एमेनोरिया, ये सब प्रोबेबल साइन में आते हैं। आप कह सकते हो कि ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, है ना, आप कह सकते हो कि जो भी है ये सारे प्रोबेबल साइन में आते हैं। इंक्रीज एब्डोमिनल साइज, एब्डोमिन बढ़ रहा है, अगर आप एब्डोमिन बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो भी ये आप कह सकते हो प्रोबेबल में आते हैं। प्रिजम्पटिव में आपको सिम्टम आते हैं, प्रोबेबली सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स, बोलो यस और नो। तो सिम्टम्स में आपका जो भी औरत बताती है, यानी मैं बोलूंगा नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ऑफ कोर्स एमेनोरिया, यस एमेनोरिया प्रोबेबल में नहीं, प्रिजम्पटिव में आएगा। नोजिया वोमिटिंग, एमेनोरिया, आप कह सकते हो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, स्किन चेंजेस, यानी आप कह सकते हो क्लोजमा, झाइयां वगैरह, है ना, स्किन चेंजेस, ये सब प्रिजम्पटिव में आते हैं। तो स्किन चेंजेस वगैरह ये सब प्रिजम्पटिव में आते हैं। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे सारे साइन नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या आपको 4 पॉजिटिव साइन पता है। अगर आपको 4 पॉजिटिव साइन पता है तो आप आंसर कर सकते हैं, यानी आपको यह आंसर करना है कि फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय ए नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस, दैट इज डॉपलर डिवाइस। अगर आप कह सकते हो डॉपलर डिवाइस के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो सम और अदर वेयर स्टेथोस्कोप के द्वारा, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप, या फिर आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन आप कह सकते हो कि पिनार्ड फीटोस्कोप, तो इनके द्वारा अगर आप हार्ट साउंड सुनते हैं, पिनार्ड फीटोस्कोप, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ये पॉजिटिव साइन है। तो आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव साइन है, ये कंफर्मेटिव साइन है, इट इज नॉट द प्रोबेबल साइन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नॉट ए प्रोबेबल साइन, कौन सा प्रोबेबल साइन नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है कि पॉजिटिव साइन है, ये आपका प्रोबेबल साइन नहीं है। ये प्रोबेबल है वेजाइनल डिस्चार्ज, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन,
चैडविक साइन। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को पामर साइन बोलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जो इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, पेनलेस, स्पास्मोटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। चैडविक साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना और वल्वा, वल्वा और वेजाइना का जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है उसको हम चैडविक साइन बोलते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको आंसर करना है, ये आपका आंसर हो गया डी, क्योंकि फीटल हार्ट रेट अगर आपने डिटेक्ट कर ली है, यस पॉजिटिव साइन है गौतम, तो यही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन की विचित्रता देखो, आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या आप पॉजिटिव साइन जानते हैं, क्या आपको, क्योंकि क्वेश्चन साइन पे आएगा तो आपको 4 पॉजिटिव साइन याद रखते हैं। या तो वो डायरेक्ट पूछेगा पॉजिटिव साइन कौन सा है, या फिर ये पूछेगा निम्न में से कौन सा पॉजिटिव साइन नहीं है, या फिर प्रोबेबल साइन नहीं है, पॉजिटिव वाला डाल देगा। तो ये क्वेश्चन की पेक्युलियरिटी है। बढ़ू आगे लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 30, आगे बढ़िए। यस जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल गौतम आएगा क्वेश्चन, 16 वीक पे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आएगा जल्दी। ओके यस, एट 8 वीक ऑफ जेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक, 8 वीक पर क्या वो स्मॉल अनराइप पेयर, यानी आप नाशपाती की तरह, है ना, ओके आप कह सकते हो लार्ज ऑरेंज की तरह, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट, है ना, अंगूर के फल की तरह, अंगूर की तरह, क्रिकेट बॉल, यस ओके, बी, बी यस कालीन भैया मिर्जापुर, डी, तुम नए नए स्टूडेंट लग रहे हो कालीन भैया मिर्जापुर, बी, डी, ओके यस। देखो भाई इसका आंसर मैं ऐसे बोलता हूं कि जो यूट्रस है, नॉन प्रेग्नेंट औरत का यूट्रस, आप कह सकते हो पायरिफॉर्म, नाशपाती के आकार का। तो यहां पर आप कह सकते हो नॉन प्रेग्नेंट औरत का यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट औरत का यूट्रस पायरिफॉर्म, नाशपाती के आकार का, पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार का। एट, अगर मैं बात करता हूं 6 वीक पर, तो मुर्गी के अंडे के बराबर, हैंस एग साइज, मुर्गी के अंडे के बराबर, हैंस एग साइज, मुर्गी के अंडे के बराबर। अगर मैं 8 वीक पर बात करता हूं, 8 वीक पर, तो क्रिकेट की बॉल भी सही आंसर है, पर ये क्वेश्चन विचित्र है, क्रिकेट की बॉल का साइज का भी सही है, या फिर आप कह सकते हो क्रिकेट बॉल साइज और मीडियम साइज ऑरेंज। पर मैंने आपको लेक्चर में बोला होगा कि यही खास बात है इस क्वेश्चन की विचित्रता, कि क्रिकेट की बॉल भी सही आंसर है और आप कह सकते हो मीडियम साइज ऑरेंज भी सही आंसर है। ओके अगला आप कह सकते हो एट 12 वीक, 12 वीक पर फीटल हेड साइज, फीटल हेड साइज बच्चे की हेड की साइज का है, फीटल हेड साइज बच्चे की हेड की साइज का होता है। अरे बोलो तो सही। नाउ अब ये एम्स रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन है 2017, एम्स रायपुर 2017, एम्स रायपुर 2017। अब उन्होंने क्रिकेट की बॉल की साइज का नहीं माना, क्रिकेट की बॉल की साइज का नहीं माना, जबकि ये दे रखा है, और उन्होंने ऑरेंज की साइज का माना है। उसका रीजन है ऑरेंज थोड़ा सा प्रेस रहता है। तो यहां पर जो ये नॉन प्रेग्नेंट औरत का यूट्रस होगा, नॉन प्रेग्नेंट औरत का यूट्रस, बोलो यस और नो। ग्रेप फ्रूट तो कहीं होता ही नहीं है। क्रिकेट की बॉल और लार्ज ऑरेंज दोनों ही सही आंसर है ना, पर आंसर उन्होंने लार्ज ऑरेंज माना है। यानी ये देखो कोई सा भी एग्जाम दो, 5 क्वेश्चन विवादित आते हैं, क्योंकि किसी किताब में कोई टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, दूसरा वो उसी क्वेश्चन को कोई टीचर या किसी दूसरी किताब में अलग आंसर दे रखा होता है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आरएएस का एग्जाम हो, 5 क्वेश्चन तो कॉन्ट्राडिक्शन वाले आते ही आते हैं। तो आंसर दोनों ही सही है, लार्ज ऑरेंज और क्रिकेट की बॉल, और आंसर मान लिया लार्ज ऑरेंज, तो आपको आंसर लार्ज ऑरेंज ही करना है। तो यहां पर जो आंसर जाएगा, मैं आपको लेक्चर में जोड़ दिया था मैंने, लार्ज ऑरेंज ही जाएगा। अरे बोलो तो सही, लार्ज ऑरेंज ही जाएगा। तो यहां पर आंसर होगा लार्ज ऑरेंज की साइज का, बिल्कुल राइट आंसर, कन्हैया लाल मनेरिया। तो राइट आंसर है लार्ज ऑरेंज। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करें।
हरीश चौहान राम राम। मुकेश गोयल बिल्कुल बी। मनोहर राठौर डी। यस। चलो अब 31वें का आंसर करिए 31। बिल्कुल गौतम, क्लास में मैं यही बताता हूं, लेक्चर सुन लेना, लेक्चर में मैं जोड़ देता हूं। यस। ए। डीसी दत्ता में दोनों दे रखे जितेंद्र कुमार, शुरुआत में क्रिकेट की बॉल की साइज और बाद में मीडियम साइज ऑरेंज। ए। ए बिल्कुल। अब ये भी एम्स भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स भोपाल 2018 और विवादित क्वेश्चन है, भोपाल 2018 और ये विवादित क्वेश्चन है। इसमें पहले आंसर माना था 8 वीक पर, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करो इस क्वेश्चन को तो गूगल पे सबसे पहले 8 वीक बताता है। अब आजकल गूगल से ही तो डॉक्टर कंपाउंडर बन रहे हैं, अरे बोलो तो सही। तो गूगल पे 8 वीक बताता है, 8 वीक्स, पर वो रॉन्ग आंसर है गूगल पे अगर आप देखोगे, पर ये बुक्स में लिखा हुआ है। तो पहले एम्स भोपाल में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को 8 वीक मान लिया था, बाद में उन्होंने करेक्ट करके और 16 वीक माना, तो 16 वीक पर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए। बिल्कुल सही कह रहे हो सारे आंसर, आप कह सकते हो। क्या डेफिनेशन हो गई ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या डेफिनेशन हो गई? इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, पेनलेस, स्पाज्मोटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट अफेक्टिंग सर्वाइकल डायलेशन। तो डेफिनेशन क्या हो गई? इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, पेनलेस, इनफ्रीक्वेंट, पेनलेस, स्पाज्मोटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पेनलेस, स्पाज्मोटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्मोटिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन without affecting cervical dilation, contractions without affecting cervical dilation, without affecting cervical dilation, without affecting cervical dilation, ये cervical dilation को affect नहीं करती है, बोलो yes or no? without affecting cervical dilation, cervical dilation को affect नहीं करती है। तो ये 16 वीक पर देखने को मिलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर का साइन है। बढ़ू आगे। ओके, अशोक वर्मा, आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और डाउनलोड करके साइन अप करें और लाइब्रेरी में जाके परचेज करें। दैट्स गुड। ओके, बिल्कुल मिस्टेक मत करना आप, बहुत अच्छी बात है। किसी स्टूडेंट ने बोला है सर समझ में आ गया SSI। ओके, ऐसा लग रहा है सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर आर रह गया, SSRI। ओके, हाँ, तो राजपाल यादव वो 8 वीक पर स्टार्ट हो जाता है, उससे मतलब नहीं है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ही फील होता है, उसी को मानते हैं, चालू होने से कोई मतलब नहीं है ना। वैसे तो तुमने तैयारी नर्सिंग की नोट सेट के लिए 12वीं क्लास से ही चालू कर दी थी या कॉलेज से ही, पर जब आपको समझ में आने लगे तभी आपकी नोट सेट की तैयारी मानते। तो फिलहाल इसका आंसर है 16 वीक। क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी से आंसर करिए। क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बिल्कुल जूसी क्वेश्चन, ये भी आपके ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है, ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी इन सब के अलावा कौन सा क्लासिकल ट्रायड में इंक्लूड नहीं होता है? और ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल डी। बिल्कुल डी। सुरेश डी, दिल्ली एम्स डी, श्वेता गुप्ता डी। यस, द राइट आंसर। ओके, कालीन भैया मिर्जापुर डी। अब की बार तुम्हारा आंसर सही है कालीन भैया मिर्जापुर, डी। जिज्ञासा पवार डी, खेमचंद महावर डी। बिल्कुल। देखो भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी अकरिंग या व्हेन द इम्प्लांटेशन अकर्स बियॉन्ड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं अगर इम्प्लांटेशन होता है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को 2 ग्रुप में बांटा गया है, पहला आप कह सकते हो यूट्राइन, दूसरा एक्स्ट्रा यूट्राइन। यूट्रस के अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉर्नुअल, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल, फॉर एग्जाम्पल सीजेरियन स्कार में। और यूट्रस के अलावा ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल, है ना, आप कह सकते हो, उनमें देखने को मिल सकती है। तो मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूबल होती है।
तो लेडीज एंड मैन, अगर मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करूं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन ये रेलवे में पूछी गई है, यानी डेफिनेशन बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन। When the fertilization and implantation occurs, when the implantation and development, implantation and development, implantation and development occurs beyond the normal uterine cavity, occurs beyond the normal uterine cavity, implantation and development of fertilized, आप कह सकते हो कि इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग या ओवम, फर्टिलाइज्ड एग या ओवम अकर्स बियॉन्ड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, बियॉन्ड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, बियॉन्ड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। फिर मैंने आपको बोला, तो ये डेफिनेशन पूछी गई है एग्जाम में, यूट्राइन कैविटी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं मेनली। पहला यूटेराइन, दूसरा एक्स्ट्रा यूटेराइन। यूटेराइन यस, यूट्रस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, और दूसरा एक्स्ट्रा यूटेराइन, यूट्रस के बाहर। एक्स्ट्रा यूटेराइन, यूट्रस के बाहर। बढ़ू आगे। यूट्राइन में कौन कौन सी, आप कह सकते हो सर्वाइकल हो सकती है, बिल्कुल। सिजेरियन स्कार में हो सकती है, बिल्कुल। कॉर्नुअल हो सकती है, और ये बहुत कम देखने को मिलती है, आधा 1% केसेज में। आप कह सकते हो कॉर्नुअल, यानी लेस देन 1% केसेज में यूट्राइन, आधा % केसेज में। एक्स्ट्रा यूट्राइन को अगर मैं बोलूं तो एक्स्ट्रा यूट्राइन में कौन कौन सी, आप कह सकते हो ट्यूबल, जो कि मोस्ट कॉमनली 97% केसेज में देखने को मिलती है, आप कह सकते हो। एब्डोमिनल, यस, आप कह सकते हो एब्डोमिनल। ओके, ये सब आपको याद आ रहा होगा। ओवेरियन, और आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, तो ट्यूबल, एब्डोमिनल, ओवेरियन। और ट्यूबल में मोस्ट कॉमन साइट होती है एम्पुला, 55% केसेज में एम्पुलर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अगर मैं साइन एंड सिम्टम देखूं तो साइन एंड सिम्टम में क्लासिकल जो ट्रायड होता है, वो क्लासिकल ट्रायड होता है आपका बंधु और बांधो भगत जनों, यानी 3 चीज देखने को मिलती है। पहला एमेनोरिया, औरत के दिन चढ़ेंगे अधिकतर केसेज में, अधिकतर बोला है मैंने, एमेनोरिया 70% केसेज में, 75% केसेज में आप कह सकते हो एमेनोरिया देखने को मिलेगा। दूसरा आप कह सकते हो लोअर एब्डोमिनल पेन, 100% केसेज में देखने को मिलेगा। लोअर एब्डोमिनल पेन 100% केसेज में देखने को मिलेगा। लोअर या पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन, जो कि 100% केसेज में देखने को मिलता है, जबकि ये 75% केसेज में देखने को मिलता है। और तीसरा आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगत जनों, एमेनोरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन, और तीसरा है परवेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि 70% केसेज में देखने को मिलता है। ओके, 70% केसेज में। तो कहने का मतलब दिस इज द क्लासिकल ट्रायड, ये क्लासिकल ट्रायड है। दूसरी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये क्लासिकल ट्रायड है। और क्लासिकल ट्रायड में क्या इंक्लूड नहीं होता है, आपका एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट, ये देखने को तो मिलता है पर ये क्लासिकल नहीं है, ये कम केसेज में देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिकल ट्रायड, ये क्लासिकल ट्रायड में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो एमेनोरिया देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, परवेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ये भी देखने को मिलता है, बट यानी इट इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट रहता है। इट इज सीन, या इट इज, आप कह सकते हो इट इज प्रेजेंट, या इट इज सीन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेजेंट रहता है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन, नॉट इंक्लूडेड इन, आप कह सकते हो क्लासिकल ट्रायड। ये क्लासिकल ट्रायड में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बोलो यस और नो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका आंसर हो गया एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी आंसर करिए। सीता, हाँ, विदाउट कोरियोनिक विलाई, अमित पाल, मैंने लेक्चर में जोड़ दिया था। वेरी गुड अमित। पायल, पायल है कि पाल है, जो भी है, दैट्स गुड। ओके, ओके, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल दिनेश मीना, सपोर्टरा से हो, यस, गुड इवनिंग, बढ़िए जल्दी से। विदाउट कोरियोनिक विलाई, ओवुलेशन अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस,
सी, डी, सी, सी, सी। बिल्कुल सबके आंसर आ रहे हैं। देखो भाई, मैंने बोला था मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप दो साइकिल में बांट सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप दो साइकिल में बांट सकते हो। पहला कौन सा, आप कह सकते हो यूट्राइन साइकिल, और दूसरा ओवेरियन साइकिल। यूट्राइन साइकिल और दूसरा ओवेरियन साइकिल, हाँ या ना, ओवेरियन साइकिल। और ओवेरियन साइकिल को भी आप दो ग्रुप में बांट सकते हो। बोलो यस और नो। ओवेरियन साइकिल को भी आप दो ग्रुप में बांट सकते हो। पहला फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज, और दूसरा आप कह सकते हो बंदो और बांधो ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर फेज और दूसरा ल्यूटियल फेज, फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। ओके, यूट्राइन साइकिल की चार फेज होती है, मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड आप कह सकते हो कि तो फिलहाल अब मैं आपको बात करता हूं समुद्र। यूट्राइन साइकिल की चार फेजेज होती है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज जो 0 से 3 दिन चलती है, मेंस्ट्रुअल फेज 0 से 3 दिन। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज जो कि चौथे पांचवें दिन चलती है। मेंस्ट्रुअल फेज, हाँ या ना, चौथे पांचवें दिन चलती है। ओके, अगला है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। बोलो यस और नो। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। और चौथा है आपका सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। ओके लेडीज एंड मैन, जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो शुरू के 3 दिन चलती है, 0 से 3 दिन। ये चौथे पांचवें दिन चलती है, चौथे पांचवें दिन। प्रोलिफरेटिव फेज छठे दिन से लेकर 18वें दिन तक चलती है, और सीक्रेटरी फेज 19वें दिन से लेकर 28वें दिन तक चलती है। सीक्रेटरी फेज में सीक्रेशन होता है, और प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। अगर मैं फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज की बात करूं तो लोग ये आप कह सकते हो ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन से पहले की फेज को हम बोलते हैं, ये औरत की एलएमपी है, और ये नेक्स्ट साइकिल है। बोलो यस और नो। ये 28वां दिन औरत का नेक्स्ट साइकिल है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। और इसको हम बोलते हैं फोलिकुलर फेज, यानी फोलिकल्स की ग्रोथ होती है, फोलिकुलर फेज। बोलो यस और नो। और इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। लेट्स गो। तो लेडीज एंड मैन, मैंने आपको बताया होगा कि फोलिकुलर फेज किसे कहते हैं, बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले की फेज को बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले की फेज को हम बोलते हैं कि आप कह सकते हो फोलिकुलर फेज। ल्यूटियल फेज किसे कहते हैं, आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन की बाद की फेज को जब कार्पस लूटियम बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ओवुलेशन है वो ना तो आपके फोलिकुलर फेज में आता है और ना आपके ल्यूटियल फेज में आता है, दोनों के बीच में आता है। और इस समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है। इस समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है, प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है। बोलो यस और नो। और प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है, तो दिस इज द आप कह सकते हो कि ओवुलेशन। तो ओवुलेशन ना तो फोलिकुलर फेज में होता है और ना ही ल्यूटियल फेज में होता है, फेज में होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। बोलो यस और नो। क्योंकि उस समय 6 से 18 दिन, क्योंकि ओवुलेशन 14वें दिन होता है और उस समय यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है। देखो प्रोलिफरेटिव फेज आप कह सकते हो 6 से 18 दिन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ना आपका सीक्रेटरी फेज होगा, ना आपका मेंस्ट्रुअल होगा। अगर फोलिकुलर फेज होगा, द राइट आंसर शुड बी एंड वुड बी विदाउट एनी हेजिटेशन प्रोलिफरेटिव फेज। तो जिन्होंने बिल्कुल राजू बावर, जो आपकी फोलिकुलर फेज है वो वेरिएबल है, जबकि ल्यूटियल फेज है वो कांस्टेंट है। बिल्कुल राजू, आपने सही बोला है। लेट्स गो, बढ़े आगे। तो लेडीज एंड मैन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल देना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। 34, 34। बिल्कुल बीच में आता है गौतम। A client asks how long she and her husband can safely continue sexual activity during pregnancy. How should the nurse respond? करिए आंसर इसका।
बिल्कुल मीनाक्षी, तुम्हारा सही आंसर। बढ़िए, ओके। डी, डी, दीपेश पाटीदार, विनीत चौहान, डी, डी, यस। देखो भाई, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ध्यान रख लेना कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी पर जितना हो सके अवॉइड करें, जितना हो सके। तो कहीं भी थ्योरी में या आप कह सकते हो प्रैक्टिकली डॉक्टर मना नहीं करता है, एज लॉन्ग एज यू विश इफ द प्रेगनेंसी इज नॉर्मल। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। हाँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है, प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल है तो सेक्सुअल एक्टिविटी कैन बी रिज्यूम्ड। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो अगर नॉर्मल है तो नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है, कोइटल है, नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लेकिन अगर आप कह सकते हो कि लेडीज एंड मैन, अगर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स कहूंगा आपको, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो वहां पर अवॉइड करें। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसका आंसर होगा डी, है ना। ओके, अंटिल द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, ऐसा कुछ ही नहीं है कि आपको ये डी आंसर करना है। वन लाइनर क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज यू विश इफ द प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, सो सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। ये बीएसएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। बीएसएफ अक्टूबर 2015, 2015 में ये कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। जल्दी से आंसर करिए, हो जाएगा स्वामी राधे। आज ही, कल 15 लेक्चर थे, आज 6 लेक्चर डाले, आप उन्हें पढ़िए। 60 नहीं स्वामी राधे, इट्स मोर देन 80%, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। ओके, यस, बिल्कुल। अनुज खत्री, गलत हुआ, कोई बात नहीं, द राइट आंसर इज डी। ओके, जल्दी से आंसर करिए, डी, बी, बी, बी। ओके, ओके, बी, बी, बिल्कुल। देखो, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि वो मिल्क इजेक्शन करवाता है। गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन की बात करूं तो ऑक्सीटोसिन वो मिल्क इजेक्शन करवाता है, मिल्क इजेक्शन करवाता है। अरे बोलो तो सही, वो मिल्क इजेक्शन करवाता है। दैट्स गुड, मिल्क इजेक्शन करवाता है। ओके, लेट इट बी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि गैलेक्टोकाइनोसिस का मतलब है, गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब है कि आप कह सकते हो मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन करवाता है। बोलो यस और नो। मिल्क, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। अगर मैं गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन की बात करूं, गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन, तो गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है जो मिल्क को मेंटेन करता है। गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन की बात करूं तो गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन होता है आपका, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगत जनों, आपका प्रोलैक्टिन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन होता है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क, मिल्क का मेंटेनेंस। दैट्स गुड। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो मिल्क को मेंटेन करता है। तो ये दो क्वेश्चन है कि P फॉर पोएसिस, P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर पोएसिस पोइटिक हार्मोन, P फॉर प्रोलैक्टिन। तो आप कह सकते हो प्रोलैक्टिन हार्मोन इटिक हार्मोन जो मिल्क को मेंटेन करता है। अगर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन की बात करता हूं तो ऑक्सीटोसिन इज द गैलेक्टोकाइनेटिक, मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। बोलो यस और नो, कन्हैयालाल मनेरिया। ओके, बिल्कुल, वन लाइनर क्वेश्चन है। लेट डाउन रिफ्लेक्स, बिल्कुल, मिल्क इजेक्शन। ओके, तो यहां पर पोएटिक हार्मोन है तो प्रोलैक्टिन होगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ये लेक्चर भी आपने अच्छी तरह सुना होगा। दैट्स गुड। ओके, आंसर करिए। लिविंग लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, लिवर, ब्रेन,
तो मैंने आपको एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या क्या बनता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और शायद पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में भी करवाया था। जो लाइनिंग ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट है वो आपके एंडोडर्म से बनती है, वो आपके एंडोडर्म से बनती है। बोलो यस और नो, एंडोडर्म से बनती है। ओके, बी, जल्दी से आंसर करिए। लिवर को छोड़ दो, ब्रेन को छोड़ दो, वेटिंग फॉर ए आंसर। बी, डी, डी, बी, श्वेता गुप्ता बी, ओके, कनिका शर्मा डी, बिट्टू आर टू डी, बिल्कुल डी, स्केलेटल सिस्टम। बढ़े आगे, बी, डी, ए, डी, ओके, डी, बी, हाँ या ना, ओके, डी, वेरी गुड। देखो भाई, लीवर ये भी एंडोडर्म से बनता है, ये भी एंडोडर्म से बनता है, गोल ब्लैडर वो भी एंडोडर्म से बनता है, जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो सारा एंडोडर्म से बनता है। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ये एक्टोडर्म से बनता है, ब्रेन की बात करूं तो ये एक्टोडर्म से बनते हैं। अरे बोलो तो सही, ब्रेन की बात करूं तो एक्टोडर्म से बनते हैं, लेकिन अगर मैं मीजोडर्म की बात करूं तो मीजोडर्म से क्या क्या बनते हैं आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में सोल्व करवाया था। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट वगैरह, है ना। गोनेट्स, ओवेरीज, टेस्टिस, अरे बोलो तो सही, गोनेट्स, हाँ या ना, ओवेरीज, टेस्टिस, है ना। आप कह सकते हो यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, अरे बोलो तो सही। आप कह सकते हो अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना, सर्विस एंड अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना। बोलो यस और नो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यहां पर जो स्केलेटल सिस्टम है, यस, डी लॉक। हरीश चौहान ने कॉन्फिडेंस से बोला सर लॉक कर दो, ये तो रटा हुआ है। गौतम ने बोल दिया सर लॉक कर दो, ये तो रटा हुआ है। यस, यस, एंडोडर्म से सीएनएस, नहीं 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 नहीं, रीना गोस्वामी यू आर रोंग, एक्टोडर्म से बनते सीएनएस पीएनएस, यू आर रोंग रीना गोस्वामी। रीना गोस्वामी ने बोला सर एंडोडर्म से सीएनएस पीएनएस, नहीं, एक्टोडर्म से बनते हैं, बिल्कुल। तो आप वो लेक्चर सुने, रिवाइज करें। ओके, तो द राइट आंसर इज स्केलेटल सिस्टम, मीजोडर्म से बनता है। बढ़ू आगे, एक्सीलेंट, एक्टोडर्म एक्सेप्ट लोअर जीआईटी, बिल्कुल। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 37वां, बताइए 37, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर ए प्राइमरी पेरेस वुमेन विद हार्ट डिजीज, फॉर ए प्राइमरी, यस, जल्दी से, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर ए प्राइमरी पेरेस वुमेन विद हार्ट डिजीज। करिए आंसर 37। किडनी, बिल्कुल, मीजोडर्म से किडनी, जितेंद्र कुमार सही बोल रहे हो। डी, डी, क्या वो पीओपी है? जब भी आप कोई आइडियल, तो पहले तो उसकी पर्ल इंडेक्स देख ले, पर्ल इंडेक्स। जब भी आपको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव चुनना हो तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में पहले तो पर्ल इंडेक्स देख ले, पर्ल इंडेक्स, बोलो यस और नो, पर्ल इंडेक्स देख ले। और पर्ल इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, बंधु और बांधो भगतजनों, तो पीओपी की आपकी 1 होती है, लगभग 1.0। अगर ओसीपीज की बात करूं तो ओसीपीज की, कंबाइंड ओसीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप कह सकते हो 0.1 होती है। और आईयूसीडी की बात करूं, कॉपर टी की, तो 0.8 होती है, बोलो यस और नो, और कॉपर टी की। और अगर डायाफ्राम की बात करूं तो डायाफ्राम की अगर मैं बात करूं तो 16 होती है। तो जिसकी पर्ल इंडेक्स ज्यादा है उसको तो बगल में अलग कर दो, है ना। तो पर्ल इंडेक्स हमें ओसीपी की सबसे कम लग रही है, बट ओसीपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। स्टेप नंबर 1, पहले पर्ल, फिर आप ये देखो कि उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। ओसीपीज आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। अगर कोई औरत, अगर कोई वुमेन और कोई क्लाइंट हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो उसके एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो ओसीपी तो दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि
कोरोनरी आर्टरी डिजीज करवा सकती है, हार्ट डिजीज करवा सकती है, तो ओसीपी तो देना नहीं है बिल्कुल। अब बात करते हैं आईयूसीडी वगैरह। देखो भाई, हार्ट डिजीज है तो आईयूसीडी इसलिए नहीं देना लगाना है क्योंकि अगर आपने कॉपर टी लगाया तो हेमरेज हो सकता है। अगर आपने कॉपर टी लगाया तो हेमरेज हो सकता है। अगर आपने कॉपर टी लगाया तो ऑफ कोर्स कॉपर टी का वन ऑफ द मोस्ट आईयूसीडी का कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज। बोलो यस और नो। और हार्ट वाले पेशेंट में अगर हेमरेज हो जाए तो कहीं ना कहीं हार्ट डिस्ट्रेस हो सकता है। बोलो यस और नो। तो आईयूसीडी या कॉपर टी से भी बचना चाहिए। तो ले दे के आपका आंसर बच गया पीओपी, प्रोजेस्टीन ओनली पिल। अच्छा, हेमरेज, इन्फेक्शन यानी सेप्सिस हो सकती है। तो अगर हार्ट वाले पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो पीओपी जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हार्ट डिजीज के पेशेंट में हम दे सकते हैं, तो द राइट आंसर इज पीओपी, प्रोजेस्टीन ओनली पिल। क्योंकि जो कंबाइंड ओसीपी है उनमें आपका ईस्ट्रोजन पाया जाता है और ईस्ट्रोजन इज द कल्प्रिट, वो ईस्ट्रोजन कल्प्रिट होता है। बोलो यस और नो। तो द राइट आंसर इज ए, क्योंकि इसकी देखो पीओपी की 1.0 है फेलियर रेट और आईयूसीडी है, दोनों बराबर है, दोनों की फेलियर रेट लगभग बराबर है। अरे बोलो तो सही। पर आईयूसीडी के प्रॉपर्टी के कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज, सेप्सिस, है ना। और हार्ट वाले पेशेंट में हेमरेज, सेप्सिस यानी पेशेंट को खतरा ही मोल लेना है। तो पीओपी, प्रोजेस्टीन ओनली पिल, जिसमें एलएनजी आता है, एलएनजी आता है लीवोनोर्जेस्टेन, और रोज की एक टेबलेट लेनी है। जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक आप लेते रहो। द राइट आंसर इज पीओपी। तो 37 का आंसर हो गया पीओपी, प्रोजेस्टीन ओनली पिल। कृतेश वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम। फीटल पैंक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन एट। 38 का क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए। फीटल पैंक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन एट। हाँ मुकेश गोयल गलत हो गया। हाँ मुकेश गोयल गलत हो गया, पढ़ोगे नहीं तो गलत ही होगा। आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पढ़ोगे नहीं दैट्स गुड तो गलत ही होगा। यस यस सर, बढ़े आगे। बिल्कुल सुशीला विक्रम, बिल्कुल राइट आंसर सही है। ऋषि साहू अब पढ़ रहे हो ना, इतना तो मैंने सीएचओ में पढ़ा दिया था आपको। आंसर करिए जल्दी से। फीटल पैंक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन एट। यस देखो भाई, फीटल पैंक्रियास की अगर मैं बात करता हूं इंसुलिन, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है। फीटल पैंक्रियास से, फीटस का जो पैंक्रियाज है वो कब सीक्रेट 13-14 वीक पर चालू कर देते हैं, है ना। जो इंसुलिन आता है वो स्टार्ट इंसुलिन सीक्रेशन, स्टार्ट इंसुलिन सीक्रेशन, इंसुलिन सीक्रेशन कब चालू कर देता है 13-14 वीक पर, एट 13-14 वीक्स, 13-14 वीक पर। तो आप लोगों ने आंसर किया डी 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 डी, बिल्कुल राइट आंसर है डी। पर ये जो सी कर रहे हैं ये गलत है भाई। जिन्होंने अभी भी सी किया है, चंदन योगी गलत आंसर है 12, मीनाक्षी बिल्कुल आप कह सकते हो 12 वीक। तो 13-14 वीक ज्यादा बढ़िया आंसर है, पर ऑप्शन में 13-14 है नहीं, तो राइट आंसर डी है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर जो नहीं होते। वन लाइनर क्वेश्चन है, फीटल पैंक्रियास सीक्रेट्स इंसुलिन एट 13-14 वीक्स, 13-14 वीक पर सीक्रेट करता है, और द राइट आंसर इज 12 वीक, 12 वीक पर है। बोलो यस और नो। ओके बढ़ू आगे। सो आप कह सकते हो 12 वीक्स। ओके बिल्कुल, द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 39, यूट्राइन ट्यूब मेजर्स। अब बताइए, ऐसे आसान क्वेश्चन है। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई, फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट, है ना। पहला पार्ट इंटरस्टिशियल, दूसरा इस्थमस, तीसरा। आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। पहला इंटरस्टिशियल, दूसरा इस्थमस, तीसरा एम्पुला, चौथा आपका इन्फंडिबुलम। लॉन्गेस्ट पार्ट आपका हो गया एम्पुला, लगभग 5 सेंटीमीटर का, याद करो। ओके सो नैरोएस्ट पार्ट और शॉर्टेस्ट टिशियल हो गया। फिलहाल टोटल लेंथ पूछिए। यूट्राइन ट्यूब का मतलब है फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसी का दूसरा नाम यूट्राइन ट्यूब है। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसी का दूसरा नाम यूटेराइन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। बिल्कुल, बढ़े आगे। तो यूट्राइन करिए आंसर। विनी चौहान 10 सेंटीमीटर,
कन्हैयालाल मनेरिया बी, हाँ 10 10। ये सी कौन कर रहा है भाई? ये किसी स्टूडेंट ने सी आंसर किया है, लेट मी सी। बिमला देवी, नहीं नहीं, अभी आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। यस, वैसे नॉट बैड, वो भी गलत नहीं है, पर ज्यादा बढ़िया आंसर है 10 बी। तो इसके बारे में लाइन लिखी हुई है ऋषि दत्ता बुक में, फेलोपियन ट्यूब मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। फेलोपियन ट्यूब मेजर्स अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हो 10 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मेजर करती है। अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मेजर करती है। फेलोपियन ट्यूब मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, तो इसका द राइट 4 इंच। यस, क्योंकि इंच में देखो क्वेश्चन की विचित्रता यही है, इंच में याद रखिए, भूले नहीं, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 4 इंच, 4 इंचेज। तो ये याद रखना 4 इंचेज, यानी अगर इंच में पूछे तो क्योंकि 1 इंच में 2.5 होता है, तो 4 इंच या 10 सेंटीमीटर, 10 को। तो द राइट आंसर इज, आप कह सकते हो 10 सेंटीमीटर विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंगेजिंग डायमीटर इन फेस प्रेजेंटेशन। और ये मैंने आपको टेबल दी थी, इंगेजिंग डायमीटर इन फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन में इंगेजिंग डायमीटर, हाँ सुधीर वर्मा 11, 10.5 ज्यादा बढ़िया है 11 की बजाय 10.5, पर अगर ऑप्शन में अगर 9 और 11 हो तो 11 पे लगाना है। सुधीर वर्मा यू आर राइट, 11 पे लगाना है। ओके ओके, एंगेजिंग डायमीटर इन फेस प्रेजेंटेशन, और ये भी मैंने फीटल स्कल में पढ़ाया होगा अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो। ओके, बी 2.5 4 इंचेज, 4 इंचेज, प्रिया जेंस 4 इंचेज, इस्तवस एम्पुला इनफंडिबुलम, बिल्कुल बिल्कुल, सुशीला, गौतम, चंदन योगी डी, सी, डी, प्रदीप शर्मा सी, डी, बी, आई कैन सी बलबीर मूड, ओके ओके, सी, सी, बी, ओके। देखो भाई, ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में से एक है। देखो भाई, अगर मैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की बात करूं, और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में भी 3 प्रकार का होता है। अगर मैं बोलूं फ्लेक्स्ड वर्टेक्स, फ्लेक्स्ड वर्टेक्स, फ्लेक्स्ड वर्टेक्स है ना, दूसरा पार्शियली डिफ्लेक्स्ड, पार्शियली डिफ्लेक्स्ड, और तीसरा डिफ्लेक्स्ड, पार्शियली डिफ्लेक्स्ड और तीसरा डिफ्लेक्स्ड। तो 3 तरह का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। फ्लेक्स का मतलब है बच्चे का मतलब थोड़ा सा आधा झुका हुआ आधा तना हुआ, और डिफ्लेक्स का मतलब बिल्कुल तना हुआ। तो अगर फ्लेक्स वर्टेक्स की बात करूं तो यहां पर जो डायामीटर इंगेज होता है, जो इंगेजिंग डायामीटर होता है, वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। अगर पार्शियली डिफ्लेक्स की बात करूं तो आपका हो गया सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। और अगर मैं डिफ्लेक्स की बात करूं तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है वो याद करो 9.5 सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर 9.5, और सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10.5 सेंटीमीटर होता है, और ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर होता है, 11.5 सेंटीमीटर होता है। तो 9.5, 10.5, 11.5 याद करो वर्टेक्स, ये याद रखना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 10 को। अगर मैं बात करता हूं फेस प्रेजेंटेशन में, तो फेस में आपका सबमेंटो, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक इन्वॉल्व होता है, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक फेस प्रेजेंटेशन में, फेस प्रेजेंटेशन में सबमेंटो, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक ज्यादातर, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, ब्रैग्मेटिक, बोलो यस और नो, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, हां या ना, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक फेस प्रेजेंटेशन में। अगर मैं बात करता हूं बंदो और बांधो भगत जलो,
अगर मैं बात करता हूं ब्रो प्रेजेंटेशन, तो वहां पर लॉन्गेस्ट डायमीटर इन्वॉल्व होता है मैंटो वर्टिकल। हाँ, सब मैंटो ब्रैग्मेटिक तो चलो 9.5 सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर 10 गो। और अगर मैं बात करता हूं कि ब्रो प्रेजेंटेशन में, तो वहां पर लॉन्गेस्ट डायमीटर इन्वॉल्व होता है। ब्रो प्रेजेंटेशन में आपका लॉन्गेस्ट डायमीटर इन्वॉल्व होता है मैंटो वर्टिकल, जो 13-14 होता है, 13.5 मैंटो वर्टिकल। दैट्स गुड। इसीलिए ब्रो प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी करवाना खतरे से खाली नहीं है, मैंटो वर्टिकल। हाँ, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना खतरे से खाली नहीं है, जो 13 से 14 सेंटीमीटर होता है, 13 to 14 सेंटीमीटर, ऑन एन एवरेज 13.5 सेंटीमीटर होता है। बोलो यस और नो, हाँ या ना? हाँ, जो आपका सब मैंटो वर्टिकल है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है फेस में। फेस में सब मैंटो वर्टिकल भी इन्वॉल्व हो सकता है, पर ज्यादातर सब मैंटो ब्रैग्मेटिक इन्वॉल्व होता है। बढ़ू आगे। सो लेडीज एंड मैन, अगर मैं बात करता हूं, दैट्स गुड, तो सब मैंटो ब्रैग्मेटिक, यस, तो द राइट आंसर इज सी विदाउट एनी हेजिटेशन, सब मैंटो ब्रैग्मेटिक। मैंने क्या बोला? फेस प्रेजेंटेशन में सब मैंटो वर्टिकल भी इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि बी ऑप्शन इज नॉट बैड, ये भी गलत नहीं है, बट सब मैंटो वर्टिकल कम देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली या ज्यादातर सब मैंटो ब्रैग्मेटिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सो द राइट आंसर शुड बी एंड वुड बी द सी आंसर। बढ़ू आगे, तो सब सही आंसर हो गया सी, सब मैंटो ब्रैग्मेटिक। बढ़ू आगे। ओके, मैंटो वर्टिकल। अब बताइए, आप मुझे आंसर करिए, मैंटो वर्टिकल ब्रो प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा? अरे बोलो तो सही। सब ऑक्सीपिटो वर्टिकल, ऐसा तो कोई डायमीटर ही नहीं होता है ना? दैट्स गुड। ओके, सो द राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल, कन्हैयालाल मनेरिया। बढ़िया आगे, क्वेश्चन नंबर 41 आरती फौजदार, बिल्कुल सही है। जो मैंटो वर्टिकल है वो लॉन्गेस्ट होता है 13 से 14। Which of the following statement is correct about respiratory function during fetal life? Yes. कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? बिल्कुल महेश सैनी, आंसर करिए। सी, सी। तुमने आंसर रट लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंसर आया होगा के बाद आंसर की आई होगी, तो आपने रट लिए। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? आंसर रट लिया होगा। फीटल रेस्पिरेटरी मूवमेंट अकर्स, नहीं, लगभग 11 वीक पर, 8 वीक की जगह आपका आंसर आएगा 11 वीक, लगभग 11 वीक पर, लगभग 11 वीक पर, हाँ या ना? 11 वीक पर 10 गुण। ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस इज एट द रेट ऑफ 10 ml, नो, ये भी गलत सेंटेंस है। पर इनटेक एंड आउटपुट ऑफ गैसेज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये एग्जैक्ट है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है पैसिव डिफ्यूजन, जहां पर एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इनटेक एंड आउटपुट ऑफ गैसेज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये प्लेसेंटा के फंक्शन में पढ़ाया होगा। दैट्स आउटपुट ऑफ गैसेज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। कोड ब्लड फ्लो टू द फीटस इज 125 ml 9999 पर मिनट। मैंने बताया था आपको लगभग 800,000 ml होता है, पर केजी होता है 300-400 ml। तो आप कह सकते हो, यूं बोलो, इसका आंसर होगा कोड ब्लड फ्लो है तो 125 की जगह लगभग 300 से 400 ml पर मिनट, 300 से 400 ml पर मिनट। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर अगर 350, 300, 400 दे रखा होता तो राइट आंसर होता। अगर यहां पर 8 वीक की जगह 11 वीक होता और 10 ml पर केजी पर मिनट भी ये लेस है, तो आप कह सकते हो। और सिंपल सा आंसर है, यही पूछना चाह रहा है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये प्लेसेंटा है, और ये आप कह सकते हो मैटरनल ब्लड वेसल है, और मैटरनल ब्लड वेसल में आप कह सकते हो, और ये अम्बलाइकल कोड है, और अम्बलाइकल कोड आप कह सकते हो। तो यहां से जो O2 जाएगी, CO2 जाएगी,
वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन किसे बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन या आप कह सकते हो पैसिव डिफ्यूजन किसे कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन किसे कहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि व्हेन द मूवमेंट ऑफ गैसेज अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और आप कह सकते हो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ये प्लेसेंटल बैरियर हो गया, ये प्लेसेंटल बैरियर हो गया, और ये मैटरनल ब्लड हो गया, बोलो यस और नो, प्लेसेंटल बैरियर, और ये मैटरनल ब्लड हो गया, बोलो यस और नो, मैटरनल ब्लड, और ये फीटस ब्लड हो गया, और ये फीटल ब्लड हो गया। तो आप कह सकते हो मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन का PaO2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की आप कह सकते हो कि PaO2, तो आप कह सकते हो हाई PaO2, जो आप कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन वो ज्यादा है, और फीटस में ऑक्सीजन की सेचुरेशन 70% तक मिलती है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 70-80 मिक्स मिलती है, जबकि यहाँ पर 95, 96, 97, यानी आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन 95, 96, 97, 98, और फीटल ब्लड में 72। जब ऑक्सीजन का सेचुरेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो मूवमेंट इधर होगा विदाउट यूजिंग ATP, दिस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। उसी को हम सिंपल डिफ्यूजन या आप कह सकते हो पैसिव। सिमरन कोरवाल मैंने बोल दिया 350, सिमरन कोरवाल 300 से 400, दैट्स गुड। पढ़िए, मैंने लिख दिया है सिमरन कोरवाल, आप पढ़ सकती हो, अनपढ़ नहीं हो तो आप देखिए 300 से 400 ml, मुझे ऐसा लगता है शायद आप कम पढ़ी लिखी हो, 300 से 400 ml पर मिनट लिख दिया मैंने, दैट्स गुड, 350। ओके, सो लेडीज एंड मैन, तो मैंने आपको क्या बोला, बंदो और बांधो। ओके ओके ओके, सो लेडीज एंड मैन, मैंने क्या बोला, हाई टू लो कंसंट्रेशन, हाँ या ना, हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा, इनटेक एंड आउटपुट ऑफ गैसेज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अरे बोलो तो सही, एक्सीलेंट। ओके, तो ये देख लिया होगा स्टूडेंट ने कि कोल्ड ब्लड फ्लो होता है वो 300 से 400 ml होता है ना। कार्डियक आउटपुट होता है फीटस का लगभग 1000 ml के आसपास, अगर 3 किलो का बच्चा है फुल टर्न पर, उसमें से 1/3 जाता है अम्लाइकल कोड को। ओके, तो तुमको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से आंसर करिए, आकांक्षा से, नो नीड टू लाफ, आंसर करिए जल्दी से। फूड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, ओके, जल्दी से आंसर करिए। ओके, जल्दी से आंसर करिए, बिल्कुल, डी, डी, बी, कन्हैयालाल मनेरिया, विशाल पाटीदार डी, प्रिया ठाकुर डी, अमित यादव डी, फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। देखो भाई, एमनियोटिक फ्लूइड शुरुआती प्रेगनेंसी में, यह भी मैंने आपको बताया होगा कि शुरुआती प्रेगनेंसी में मैटरनल प्लाज्मा का अल्ट्राफिल्ट्रेट होता है शुरुआती में, फिर 8-10 वीक से लेकर और 20 वीक तक, आप कह सकते हो कि 20 वीक तक फीटल स्किन से आता है, और फिर बाद में यूरिन से आता है। पल्मोनरी फ्लूइड है वो भी थोड़ा बहुत योगदान देते हैं। अब जो इसका आंसर है वो आपको ये डिटेक्ट करना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि थ्रू फीटल स्किन टिल टर्म, आप ऑप्शन बी पर देखिए, थ्रू फीटल स्किन टिल टर्म, ये गलत है, क्योंकि फीटल स्किन से जो एमनियोटिक फ्लूइड आता है, फीटल स्किन से जो एमनियोटिक फ्लूइड आता है वो टिल 20 वीक तक आता है, 20th वीक, 20 वीक तक आता है, क्योंकि आफ्टर 20th वीक इट अकर्स या देयर अकर्स कॉर्निफिकेशन ऑफ फीटल स्किन। आप कह सकते हो 20 वीक के बाद फीटल स्कल का कॉर्निफिकेशन होता है टिल 20th वीक। आफ्टर 20th वीक 20 वीक के बाद, आफ्टर 20th वीक 20 वीक के बाद आप कह सकते हो कि कॉर्निफिकेशन होता है, बोलो यस और नो। फीटल स्कल का, फीटल स्किन का कॉर्निफिकेशन, फीटल स्किन कॉर्निफिकेशन यानी टाइट हो जाती है, चमड़ा बन जाती है, कॉर्निफिकेशन अकर्स, कॉर्निफिकेशन अकर्स। तो आपको यही ये पूछ रहा है
क्या 20 वीक तक ही रहेगा फीटल स्किन से या फिर 20 वीक के बाद भी? 20 वीक तक। एमनियोटिक एपिथेलियम, ठीक है। फीटल यूरिन, बिल्कुल सही है। मोस्ट कॉमन जो सोर्स है वो एमनियोटिक फ्लूइड का फीटल यूरिन ही है, तो मैं तो यही बोलूंगा मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है, हाँ या ना? जो एमनियोटिक फ्लूइड का मोस्ट कॉमन सोर्स है वो फीटल यूरिन है। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? फीटल लंग से भी आता है, फीटल लंग से भी आता है, हाँ या ना? फीटल लंग से भी आता है। पर ये आपका बी आंसर गलत है, क्योंकि बी आंसर में टिल टर्म दे रखा है जो कि गलत है, टिल 20th वीक होता। तो द राइट आंसर इज बी, बी राइट आंसर। बढ़ू आगे, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 43। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, कि लास्ट एग्जाम की खास बात थी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। यस, जल्दी से आंसर करिए। आइडेंटिफाई द डायमीटर लेबल्ड एज नंबर 6 इन डायग्राम एंड लेंथ ऑफ इट। यस, आंसर करिए। ऑफ कोर्स सुधीर वर्मा, इन सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में लंग से आता है। जो आप कह सकते हो कि जो प्लूरल फ्लूइड है फीटल लंग्स के पास में, जो प्लूरल फ्लूइड है कंट्रीब्यूट करता है। फीटल लंग्स के पास में जो प्लूरल फ्लूइड है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो प्लूरल फ्लूइड है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इस बच्चे ने पूछा सर फीटल लंग से कैसे, तो सुधीर वर्मा, प्लूरल फ्लूइड कंट्रीब्यूट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। आंसर मिल गया होगा आपको। अगर आपको प्लूरल फ्लूइड आता है तो लंग्स के चारों तरफ प्लूरल कैविटी होती है, उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। दैट्स गुड। ओके, सो सी, बी, ओके। तो द राइट आंसर इज, बिल्कुल जूम कर दीजिए अगर इसको कर सकते हैं तो। यस, अब तो दिख रहा होगा। नंबर 6 अगली स्लाइड में दिखा दीजिए। चलो हाँ, इसको छोटा कर दीजिए क्वेश्चन को। बिल्कुल, ओके, ठीक है, दिखने वालों को दिख रहा होगा। अब बताइए आंसर 6। हाँ, देखो भाई, यहां पर नंबर 1 जो मैं नीले पेन से कर देता हूं, समोरदरवियर आपका सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक नंबर 1, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक है ना। नंबर 2 सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल दिख रहा होगा। नंबर 3 ऑक्सीपिटोफ्रंटल आप कह सकते हो। नंबर 4 मेंटो वर्टिकल, नंबर जो 13-14 होता है। और नंबर 5 सब मेंटो वर्टिकल। नंबर 6, नंबर 5 सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सब मेंटो ब्रैगमेटिक। तो मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूं और आपको समझ में आ होगा कि डायग्राम में आप देखते जाए। मैं वापस बोल देता हूं, जो नंबर 1 है वो उसका नाम है सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक जो 9.5 होता है। नंबर 2 सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल 10.5 होता है। नंबर 3 ऑक्सीपिटोफ्रंटल 11.5 होता है। नंबर 4 मेंटो वर्टिकल 13.5 होता है, 13 से 14। और नंबर 5 9.5 होता है। और नंबर 6 सब मेंटो आप कह सकते हो सब मेंटो वर्टिकल जो 11.5 होता है। तो यहां पर आपको आंसर करना था 11.5। द राइट आंसर इज सी। क्योंकि तो एक तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि उसका नाम है सब मेंटो वर्टिकल और जो 11.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो अभी भी कोई डी कर रहा है प्रेम मीना, तुम्हारा क्या होगा, है ना। ए कर रहा है अनु शर्मा, नहीं भाई, इसका नाम है 11.5 सेंटीमीटर सब मेंटो वर्टिकल। यस, सब मेंटो वर्टिकल। अरे बोलो तो सही। ओके, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ पेल्विस शोन इन द पिक्चर। रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ पेल्विस इन द पिक्चर। जो पेल्विस है ये तो दिख रही होगी आप लोगों को। यस, पेल्विस का प्रकार बताइए, कौन सी पेल्विस है। थैंक यू। ओके, बताइए, इसका आंसर करिए। क्या ये गायनोकोइड है? क्या ये आप कह सकते हो गायनोकोइड है?
क्या ये एंड्रॉइड है, क्या ये एंथ्रोपोइड है, क्या ये प्लेटिपेलोइड है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बी, यस, प्रदीप शर्मा, तारा तिवारी बी, शिल्पा सूर्यवंशी बी, सबके आंसर है बिल्कुल। हार्ट शेप, लुक, ये मेल पेल्विस है, जो इसका इनलेट है वो हार्ट शेप का होता है, हार्ट शेप का होता है, यानी जो इसका इनलेट है वो हार्ट शेप का रहता है। ये मेल पेल्विस है, यानी एंड्रॉइड है, मेल पेल्विस है एंड्रॉइड। अगर गाइनोकोइड होती तो उसका जो इनलेट है वो गोल होता है, गोल मटोल या गोलम टोल व्हाटएवर। तो इसका आंसर है लेडीज एंड मैन बी, एंड्रॉइड। द राइट आंसर इज बी, एंड्रॉइड। एक्सीलेंट। गाइनकोइड होती तो उसका जो राउंड शेप का होता है, सर्कुलर आप कह सकते हो, समोरदर भी है, यानी जो गाइनकोइड होती तो उसका इनलेट होता बिल्कुल राउंड शेप का। दैट्स गुड। अगर एंथ्रोपोइड होती तो लोंगोवल होता, और प्लेटिपेलोइड में किडनी शेप का होता। याद करो। दैट्स गुड। तो इनलेट आपको याद रखना है। तो यहां पर जो पेल्विस दिखाई दे रही है वो हार्ट शेप की है और एंड्रॉइड है। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 आंसर करिए। बस 5 क्वेश्चन और बच रहे, जल्दी से आंसर करिए। मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाता है, तो आपको आंसर करना है। वैसे मुझे नहीं लगता नहीं है कोई गलत करेगा इस क्वेश्चन को, 45 को। यस, मैंने इनलेट के डायामीटर पढ़ाए थे। यस, बिल्कुल जितेंद्र कुमार, राउंड बिल्कुल, शेप, हार्ट शेप, गोलमटोल, आशिफ परवेज, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल राजेश मीना, बिल्कुल, इसीलिए दिल नहीं टूटता। सी, सी, डायगोनल। ओके, यू ईच एंड एवरीबडी नो, कम से कम 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, कभी इमेज के रूप में, कभी डेफिनेशन के रूप में, कभी मेजरमेंट के रूप में। द राइट आंसर इज डायगोनल कॉन्जुगेट। अगर डेफिनेशन क्या हो गई? द डिस्टेंस सैक्रल प्रोमोंटरी से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, अरे बोलो तो सही, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो सैक्रल प्रोमोंटरी से लेकर और लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक डायगोनल कॉन्जुगेट, अरे बोलो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, और डेफिनेशन हो गई। मेजरमेंट लगभग 12 सेंटीमीटर, डायगोनल जो कॉन्जुगेट होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है, 12 सेंटीमीटर। जबकि बीपीडी है वो लगभग 9.5 सेंटीमीटर का होता है, वो तो फीटल स्कल का होता है। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट लगभग आप कह सकते हो, हाँ, 10.5 सेंटीमीटर का मान लो, 10, 10.5, 10.5। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट वो 11 सेंटीमीटर का होता है। 10 तो यहां पर आपका डायगोनल कॉन्जुगेट है। बढ़ू आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आप सब जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 सबको दिख रहा होगा डायग्राम। क्या ये प्रोजेस्टा सर्ट है? क्या ये मिरेना है? क्या ये कॉपर T380 है? क्या ये सेंट्रोमोन है? 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, जल्दी से आंसर करिए। ओके, सी, बिल्कुल, आई कैन सी, सबके आंसर आ रहे हैं। प्रिया, अमित, ज्योति, बाबूलाल, सबके आंसर आ रहे हैं। सी, शानदार, बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कॉपर T380 बहुत ही बढ़िया आंसर किया, पर गलत है, गलत है, ये गलत है। दिस इज एल, को मिरेना बोलते हैं। दिस इज LNG IUCD।
इसको LNG IUCD, और इसका दूसरा नाम है जो आप कह सकते हो 7 से 10 साल चलती है, 7 to 10 ईयर्स, 7 से 10 साल, और इसको आप बोल सकते हो मिरेना। इसी को हम मिरेना बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मिरेना। मरेना नहीं, कहीं तुम बोल दो मरेना, नहीं मिरेना। दैट्स गुड। LNG IUCD। तो सब आंसर सी कर रहे थे वो गलत है। कॉपर टी 380 तो ऐसी होती है, दिखाऊंगा डायग्राम, आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, या फिर लेक्चर में बता चुका हूं मैं मेरे हिसाब से। यहां पर कॉपर लगा हुआ है, यहां पर कॉपर लगा हुआ है, यहां पर कॉपर लगा हुआ है। दैट्स गुड। अगर आपने एप्लीकेशन पे लेक्चर सुना हो तो ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, ओके। और फ्री में भी आपको पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पर। दिस इज LNG। और LNG IUCD जो मिरेना है वो ऐसी लगती है। अगर आपको मैं LNG IUCD बनाना चाहूं तो लुक समथिंग लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, ओके। ऐसी होती है। थोड़ा इसका जो हैंडल है इसकी पहचान है। तो दिस इज मिरेना, ये कॉपर टी नहीं है, इस बात को कंफ्यूज ना हो। वेरी गुड। 380 की मैं पढ़ा चुका हूं, निवेत्री स्किल जो भी है मैं खूब पढ़ा चुका हूं। फिलहाल मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने आया हूं, लेक्चर डिलीवर करने नहीं आया। लेक्चर फिर कभी देखेंगे। तो ये मिरेना है। और अगर आपको निवेत्री देखना हो तो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर लेना, कॉपर टी 380 है। अब खुद आप कुछ खुद भी तो करोगे, ये थोड़ी है कि सारा आपको बना बनाया मिल जाएगा। दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 47, 3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से। आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। 47, यस, जल्दी से आंसर करिए। हो जाएगी श्रवण चौधरी, सब हो जाएगी। कोविड अभी चल रहा है, देखो श्रवण चौधरी, अगर कोविड की क्लास अभी लगा देंगे तो बेवकूफी होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए। क्योंकि कोविड की क्लास लास्ट मोमेंट में होनी चाहिए अपडेटेड। अभी तो 4 महीने है, 3 महीने है आपके एग्जाम में, तो कोविड की क्लास अभी कंडक्ट करवाना यूजलेस है। 3 महीने में जाने क्या क्या चेंजेज आ जाएंगे। अभी स्पुतनिक आई है, जाने कौन सा वाशिंगटन आ जाएगा अगला। दैट्स गुड। तो अभी अभी कोविड पे कुछ नहीं, कोविड पे पुरानी क्लास पढ़ी है यूट्यूब पे, इसी चैनल पर देख लो, बाद में देखेंगे। यस, बी डी। देखिए भाई, इसमें क्या है कि ओरिजिनल प्लेसेंटा ये रही, ओरिजिनल प्लेसेंटा ये रही, इससे एक लोब अलग हो गया, छोटा लोब अलग हो गया, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बरकरार है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बरकरार है। इसको प्लेसेंटा सक्सेंटुरिया या सक्सेंटुरियाटा बोलते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो आप कह सकते हो प्लेसेंटा सक्सेंटुरियाटा। यस, PGI चंडीगढ़ 11 मार्च 2015 ये क्वेश्चन पूछा गया है PGI चंडीगढ़ में। तो प्लेसेंटा सक्सेंटुरियाटा क्या होगा? हाँ, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हो सकता है ये आपको गलत दिया हो आंसर। दैट्स गुड, इसीलिए गलत आंसर भी कर रहे हैं लोग बाग। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हो सकता है आपको वहां पर वेलामेंटस दे रखा हो, जो क्वेश्चन आया था वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। बट प्लेसेंटा सक्सेंटुरियाटा का मतलब क्या हो गया? व्हेन ए स्मॉल लोब इज डिटैच्ड, व्हेन ए स्मॉल लोब इज डिटैच्ड, स्मॉल लोब इज डिटैच्ड फ्रॉम, डिटैच्ड फ्रॉम प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा से एक स्मॉल लोब डिटैच हो जाए बट remains intact, but communication of blood supply remains intact, communication of blood supply, communication of blood supply remains intact, blood supply remains intact, remains intact। हाँ या ना? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उसको हम प्लेसेंटा सक्सेंटुरियाटा बोलते हैं। तो ये प्लेसेंटा है, इससे एक छोटा टुकड़ा अलग हो गया, पर दोनों में ब्लड सप्लाई का कम्युनिकेशन रहता है, दोनों में ब्लड सप्लाई का कम्युनिकेशन रहता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सेंटुरियाटा। प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या होता है कि छोटा टुकड़ा अलग हो जाता है पर दोनों में कम्युनिकेशन नहीं रहता। अगर मैं प्लेसेंटा स्पूरिया की बात करूं तो प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या होता है
कि दोनों में कम्युनिकेशन नहीं रहता, स्पूरिया की बात करूं तो दोनों में कम्युनिकेशन नहीं रहता, यानी एक छोटा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा ये रहा है, छोटा टुकड़ा। अब आप कह सकते हो सम अदर वेयर, लुक एट दिस, तो ये अलग है, इसका ये अलग है, दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता। दिस इज नोन एज प्लेसेंटा स्पूरिया, इसको हम प्लेसेंटा स्पूरिया बोलते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लेसेंटा सक्सेंचुरियाटा ठीक है। वेलामेंटस, वेलामेंटस ये अम्लाइकल कोड की अबनॉर्मलिटी है। होता क्या है, नॉर्मली प्लेसेंटा के बीचों बीच लगती है अम्लाइकल कोड, पर वेलामेंटस में क्या होता है, किनारे पे लगती है और डिवाइड भी हो जाती है। बोलो यस और नो, यानी नॉर्मली लगती है, ये नॉर्मल है, पर आपकी वेलामेंटस में क्या होगा, किनारे पे भी लगेगी। अम्लाइकल कोड की अबनॉर्मलिटी याद आ रही होगी, और लगने से पहले इंसर्जन भी आप कह सकते हो बाइफरकेट हो जाएगा। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड। सो आप कह सकते हो वेलामेंटस में आप कह सकते हो इंसर्जन बाइफरकेट हो जाएगा, हाँ या ना। तो आइडेंटिफाई द इमेज, तो बैटल डोर किसे बोलते हैं, बैटल डोर का मतलब है ये भी अम्लाइकल कोड की प्रॉब्लम है, नॉर्मली ऐसे नहीं लग के और अब की बार किनारे पे लग जाए पर बाइफरकेट नहीं हो। 10 आप कह सकते हो ये प्लेसेंटा है, नॉर्मली बीच में लगती है पर अब पे लग जाए पर बाइफरकेट ना हो। अगर मैं बैटल डोर की डेफिनेशन बोलूं, when the insertion of umbilical cord occurs at the peripheral margin of the fetal surface of placenta, but it is not divided or furcated just before the insertion, this condition is known as battle door placenta. While in velamentous placenta, this is one of the complicated form of battle door placenta. Insertion of the umbilical cord occurs at the peripheral margin of placenta, but it divides, it is furcated just before the insertion. This is known as velamentus. इसको हम velamentus बोलते हैं। अरे बोलो तो सही, इसी को हम velamentus बोलते हैं। ओके, तो बैटल डोर का दूसरा नाम है मार्जिनल। अरे बोलो तो सही, मार्जिनल। और प्लेसेंटा सक्सेंचुरिया मैंने बता ही दिया, स्पूरिया मैंने बता ही दिया। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, बंधु और बांधो भगत जनो, बी प्लेसेंटा सक्सेंचुरियाटा। लेक्चर से सब याद आ रहा होगा। ओके, बेटा सिर्फ तुम, मैं समझाने इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सब लेक्चर में पढ़े हैं, एप्लीकेशन लेक्चर को बार बार रिवाइज करना बेवकूफी होगी, क्योंकि ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पढ़ा है, पेपर सॉल्यूशन उनके लिए होता है जिनको थोड़ा बहुत आता है। तो जिनको आता है वो कर रहे होंगे, दैट्स गुड। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आंसर हो गया आपका प्लेसेंटा सक्सेंचुरियाटा। बढ़ू आगे, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 48, अगर एक एक को समझाने लग गया तो लेक्चर 10 घंटे से कम नहीं होगा, और 1.5 घंटे में 25 क्वेश्चन करवाना ये टारगेट है। ओके, बढ़ो आगे। हाँ, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर इन द इमेज गिवन बिलो। पेरिनियल टियर की डिग्री बतानी है, ये भी कई बार पूछा क्वेश्चन है। एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया है 2018, फरवरी 2018। एम्स भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर, BBSR भुवनेश्वर, फेब 2018 ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके अलावा दिल्ली एम्स में भी बाद में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर इन इमेज गिवन बिलो, यस और नो? सी, यस। आप जानते हो फर्स्ट डिग्री किसे बोलते हैं? व्हेन द पेरिनियल टियर इज सुपरफिशियल, द पेरिनियल मसल्स, एनल स्फिंक्टर एंड रेक्टम आर इंटैक्ट, there is no damage to the perineal muscles as well as to the anal sphincter as well as to the rectum. Second degree tear, when the perineal tear has become more deep या has become deeper, deep हो गया, यानी involving the perineal muscles। अब की बार स्किन प्लस पेरिनियल मसल्स हो जाए, स्किन प्लस पेरिनियल मसल्स दोनों टीयर हो जाए, स्किन प्लस पेरिनियल मसल्स, तो उसको हम सेकंड डिग्री बोलते हैं। सेकंड डिग्री केवल स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। अब की बार थर्ड डिग्री किसे बोलते हैं? आप कह सकते हो स्किन प्लस पेरिनियल मसल्स प्लस एनल स्फिंक्टर। आप कह सकते हो कि एनल स्फिंक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, थर्ड डिग्री। और यहां पर एनल स्फिंक्टर भी फट गया है, अरे बोलो तो सही, और पेरिनियल मसल्स भी टोर्न हो गई है, तो थर्ड डिग्री है। फोर्थ डिग्री किसे बोलते हैं? आप कह सकते हो स्किन प्लस पेरिनियल मसल्स प्लस एनल स्फिंक्टर प्लस आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन रेक्टम।
रेक्टम का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो 4th डिग्री का हो गया। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, आ जाएगी उदित चौहान, क्योंकि अगले दिन अपलोड करते हैं, आज या कल में अपलोड कर देंगे। ओके, तो दिस इज 48। बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 49, जब 48 हो गया, क्वेश्चन नंबर 49 आंसर करिए। लास्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए, ये भी पूछा गया है दिल्ली एम्स में 2018-19, दिल्ली एम्स 2018-19, 2018 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विच साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज इल्युस्ट्रेटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो? कौन सा साइन इल्युस्ट्रेटेड है? दैट्स गुड, दिख रहा होगा आपको, वेरी गुड। पढ़ू आगे, ओके। अरे बोलो तो सही, ओके, बी हैगर साइन, बिल्कुल सही है। अब ये क्या है, इमेज वाले क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, अगर आपको आता है तो आंसर करो और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घर जाओ, अगले एग्जाम की तैयारी करो। तो हैगर साइन है। अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्टनिंग देखी जाती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग देखी जाती है। अरे बोलो सही, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग देखी जाती है, हाँ या ना? दैट्स गुड। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके, नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, दिस इज 50th क्वेश्चन, आंसर करिए। नरेश त्रिपाठी लॉक कर दिया। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन द पिक्चर। जल्दी से आंसर करिए। ओके, देखो भाई, ये तो आप सब जानते ही होंगे, कभी तो पाला पड़ा ही होगा। ए ए बिल्कुल सही है, क्योंकि एलएनजी है, ईस्ट्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब प्रोजेस्टिन ओनली पिल है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल है, क्योंकि पीओपी है जिसमें एलएनजी ओनली, मतलब प्रोजेस्टिन ओनली पिल। अब प्रोजेस्टिन कोई सा भी हो सकता है, डेसोजेस्टिल हो सकता है, आपका एलएनजी हो सकता है, तो प्रोजेस्टिन ओनली पिल है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल, हाँ या ना? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम में आती है। यूएसपी मेथड में ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों आते हैं कंबाइंड ओसीपी। ईओपी नहीं, ये एलएनजी लिवोनोर्जेस्ट्रल ईस्ट्रोजन फैमिली का मेंबर नहीं है, प्रोजेस्टिन फैमिली का मेंबर है, तो ये भी गलत है। यूएसपी मेथड में ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन यानी ओसीपी की तरह ही आती है। सेंट क्रोमन नॉन स्टेरॉइडल आती है, नॉन स्टेरॉइडल, हाँ या ना? और आप कह सकते हो छाया, सहेली, जो आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम छाया है, सहेली है ना, आप कह सकते हो, तो वो नॉन स्टेरॉइडल। तो ये आपका स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइडल है, अरे बोलो तो सही। और ये आपका समोरादर्व्य लिवोनोर्जेस्ट्रल है, और लिवोनोर्जेस्ट्रल प्रोजेस्टिन फैमिली का मेंबर है। सो लेडीज एंड मैन, ये हमने 50 क्वेश्चन सोल्व किए। फिलहाल सूचना आप लोगों के लिए, कल आपका टेस्ट होगा 8 से 11, 8 बजे से 11 बजे टेस्ट होगा, और जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना वो एप्लीकेशन पर कल आ जाएगा, थोड़ा वेट भी किया करो। कल आपका टेस्ट होगा इवनिंग में, क्लास के बाद 8 PM टू 11 PM, 8 PM से 11 PM के बीच में कभी भी दे सकते हो। MSN का है, जिसमें ऑन्कोलॉजी, बर्न, रीनल सिस्टम, है ना, आप कह सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब आने वाले। लेक्चर्स आर बीइंग अपलोडेड, यू नीड टू हैव पेशेंस। कल 15 लेक्चर अपलोड किए, आज 8 5-7 लेक्चर अपलोड होंगे,
डेली, क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है, आप कह सकते हो। बोलो यस और नो। ओके, बिल्कुल सचिन कुमार, गॉड ब्लेस यू। सो ये 50 क्वेश्चन है, और जिन्होंने अगर टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं सुना हो तो एप्लीकेशन पर आप टेस्ट सीरीज के बारे में जान सकते हैं। तो जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं खरीद रखा, जिन्होंने खरीद रखा उनको तो मिलने वाला ही है, जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं खरीद रखा है वो टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग 100 टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, 95 टेस्ट, जिसकी प्राइस आपको बता दी गई, वहां पे देख लेना। तो टेस्ट सीरीज के बारे में अगर कोई इच्छुक व्यक्ति हो, इच्छुक स्टूडेंट हो, तो कैन कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर्स। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंशन। वी विल मीट वेरी सून। कीप स्टडिंग, कीप प्रोग्रेसिंग। मे गॉड ब्लेस यू।